स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, 2024 हैज बीन द ईयर ऑफ इलेक्शंस फॉर इंडिया। अप्रैल से जून तक लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ 4 स्टेट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखे गए। रिसेंटली हमने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड यहां पर भी इलेक्शन देखे। तो मतलब पूरा साल चुनावों में निकल गया। इनफैक्ट 2025 में भी दिल्ली और इसके साथ साथ बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। मतलब अगले साल भी हमें इस देश में चुनाव देखने को मिलेंगे। एंड अगर उससे नेक्स्ट ईयर की बात करूंगा तो फिर से स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो मतलब यह है कि हर साल इंडिया में 2 से 3 स्टेट में एटलीस्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन आपने क्या सोचा है कि जितनी बार इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उतना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जितनी बार देश में इलेक्शंस होते हैं उतनी बार इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अथॉरिटीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं ग्रास रूट लेवल पर, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और इसमें काफी खर्चा भी आता है, काफी इन्वेस्टमेंट भी लगता है। इनफैक्ट जब किसी स्टेट में या फिर कंट्री वाइड इलेक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट के लिए कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती, तो देश का डेवलपमेंट सफर करता है। और जितनी बार चुनाव होंगे उतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े होंगे, उतनी बार इलेक्शन डिस्प्यूट्स खड़े होंगे और ये इलेक्शन डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में जाएंगे। तो कोर्ट के ऊपर बर्डन भी तो पड़ता है। तो क्यों देश में बार बार चुनाव कंडक्ट करवाए जाए? क्यों ना हम पैन इंडिया एक साथ लोकसभा, विधानसभा और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करवा ले। कुछ इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन। पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा होगा इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर बहुत डिबेट, बहुत डिस्कशंस हुए कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस किया था, मैं 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। तो जब वो चुनाव में गए थे, मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस बार दोबारा जीत के आ गई तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस से रिलेटेड एक बिल हमारी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी। एंड इनफैक्ट कुछ ही घंटे पहले मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड एक नया बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। तो अगर खबरों की माने, यह कहा जा रहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड बिल आपको जल्दी ही पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू तो हम समझ ही चुके हैं। क्या आज तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी हुए हैं? क्या यह पॉसिबिलिटी बन सकती है? और अगर हां तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी आपको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर साइमल्टेनियस इलेक्शन एक रियलिटी बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की निटी ग्रिटी को। क्या कभी इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले कभी हुए हैं, उस बात को भी जानेंगे। तो चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। आजादी के बाद देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951-52 में। इसके बाद 1957, फिर 1962-63 और उसके बाद 1967। ये पहले 4 लोकसभा के चुनाव साइमल्टेनियस इलेक्शन ही थे। तो इंडिया में ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1967 तक हमारे यहां साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब यह मत समझिएगा कि एक ही दिन पूरे देश में वोटिंग करानी पड़ेगी, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक ही दिन पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों के लिए वोटिंग करानी पड़ेगी। वोटिंग फेजेस में ही होगी, लेकिन जो इलेक्शन होंगे वो एक साथ मिलकर हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि इनिशियली 1951-52 जब पहली बार लोकसभा इलेक्शंस हुए, तब से लेकर हमारी 4th लोकसभा के इलेक्शन 1967 तक
इस कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे। हां, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई थी। जैसे अगर बात की जाए केरला की, तो केरल में 1960 में मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़े थे। सिमिलरली नागालैंड और पौंडीचेरी, नागालैंड इज अ स्टेट, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों ही टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली 1962 के बाद बनी है और इसी वजह से इन दोनों के इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शन के साथ साइमल्टेनियसली कंडक्ट नहीं हो रहे थे। तो अगर मैं कुछ इंस्टेंस को छोड़ दूं, जैसे केरला, पौंडीचेरी या फिर नागालैंड, इनको अगर मैं छोड़ देता हूं, तो इनके अलावा कंट्री में जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उन सभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ हुआ करते थे। बट 1967 वो फाइनल ईयर था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। ऐसा इस वजह से क्योंकि 1967 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने रेजिग्नेशन दे दिया। वो सरकार अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाई और इसी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो साइकिल चल रही थी, ये ब्रेक हो गई। तो चौथी लोकसभा, फोर्थ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967 वाज डिसॉल्व्ड प्रीमेच्योरली इन 1970। तो ये अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई और क्योंकि ये 5 साल पूरे नहीं कर पाई, इसी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो चले आ रहे थे, इनकी साइकिल ब्रेक हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट लोकसभा चुनी गई, उसका टेन्योर एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंशन इस वजह से क्योंकि 1975 में कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टेन्योर आप बढ़ा सकते हैं। तो लगभग 20 महीने के लिए लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया गया। एक बार फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाए और इसी वजह से ये साइकिल जो थी, ये डिसरप्ट हो गई। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करता हूं कि आज की तारीख में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, तो अब जो हमारी लोकसभा की साइकिल चलती है, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ केवल 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्शन साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवाए जाते हैं। अदरवाइज इंडिया में बचे हुए 24 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है और इसी वजह से प्रेजेंटली हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। और लगभग हर साल आपको इंडिया में एटलीस्ट 2 इलेक्शन साइकिल देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने इसी साल का एग्जांपल दिया, अप्रैल से लेकर जून तक लोकसभा और 4 स्टेट्स के इलेक्शन हुए साइमल्टेनियसली, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, यहां पर आपको इलेक्शन देखने को मिले। तो एक ही साल में 2-2 इलेक्शन साइकिल हमें देखने को मिलती है और ऐसा हर साल होता है, जिसकी वजह से बहुत खर्चा भी आता है और जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी सफर करता है और इसीलिए डिमांड उठती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की। तो हमारा गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम, कोई भी नया डेवलपमेंट प्लान प्रपोज नहीं कर पाती जब तक इलेक्शंस ना हो जाए। इसके साथ साथ फाइनेंशियल एंड रिसोर्स कंसिडरेशन, बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन करवाने के लिए। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं लोकसभा इलेक्शंस की, बहुत पैसा जाता है। अब आप सोचिए, हर साल देश में 2 अलग अलग इलेक्शन साइकिल्स चल रही हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता होगा। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पर फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा जाता होगा। हमारे यहां इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स का यूज किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का यूज किया जाता है। जिस समय इलेक्शंस होते हैं उस समय वो अपना नॉर्मल रूटीन काम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वहां पर भी तो एडमिनिस्ट्रेशन सफर करता है। इसी वजह से डिमांड उठती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, जैसे रिड्यूस्ड कोर्ट बर्डन। मैंने भी आपको समझाया, जितनी बार इलेक्शन होंगे उतने इलेक्शन डिस्प्यूट खड़े होंगे और जितने इलेक्शन डिस्प्यूट खड़े होंगे उतनी बार केसेस कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट के ऊपर भी तो बर्डन पड़ता है। इनफैक्ट जब जब इलेक्शन होंगे तब तक आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शंस में हेट स्पीच, कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने के लिए अलग अलग भाषणबाजी, वो क्या करता है, वो देश के सोशल कोहेशन को ब्रेक डाउन करता है। आप उससे भी बच पाएंगे
अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन है। इसके साथ साथ वोटर पार्टिसिपेशन, जितनी बार चुनाव होते हैं और आपको वोट डालने जाना पड़ता, उतनी बार आपका वोटिंग में जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने लग जाता है। आपने देखा होगा बाय इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो नॉर्मल इलेक्शन से कम ही होती है, जनरल इलेक्शन से कम होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि वोटर भी बार बार वोट डालने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वोटर टर्नआउट जो है वो भी गिरता चला जाता है। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो आपको 5 साल में एक बार वोट डालने जाना है, वहां पर आपको दिखाई देगा वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा। वोटर्स भी इलेक्टोरल प्रोसेस को और ज्यादा सीरियसली लेने लग जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट होंगे अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और इसी पर्पस से साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में लाने पड़ेंगे, वो प्रपोज करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। और ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। इस हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की है। और यह माना जा रहा है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये इस हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही किया जाएगा। अब इस हाई लेवल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 3 मेजर पॉइंट्स के अराउंड है। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन। अभी क्या है, लोकसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं, ज्यादातर स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग ईयर्स में हो रहे हैं। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिंक्रोनाइजेशन लाना पड़ेगा। वो सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट करने हैं वो प्रपोज किया गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हमारे यहां लोकसभा, विधानसभा, इनके टेन्योर या फिर बाय इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उनमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। प्लस सिंगल इलेक्टोरल रोल, अगर आप ये चाहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन सबके इलेक्शन एक साथ करवाए जा सके, तो उसके लिए आपको एक वोटिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो ये वोटिंग लिस्ट अपडेट करनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन वहां तक चलने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं, आप यूपीएससी को और ज्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप एसी लाइव कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आप YouTube के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शंस जैसे जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी निटी-ग्रिटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको आपकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा, कितने अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस। आपको लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन तीनों लेवल पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन्हें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। यह कैसे होगा, तो हाई लेवल कमेटी ने प्रपोज किया है कि सबसे पहले हम इलेक्शंस करवाएंगे लोकसभा के और विधानसभा के। तो पहले लोकसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके इलेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। यह होगा फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन खत्म होने के 100 डेज के अंदर अंदर, विद इन 100 डेज, हम पूरी कंट्री में, सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में लोकल बॉडी, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले फेज 1 ऑफ द इलेक्शन होगा, उसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे साइमल्टेनियसली एक साथ। और जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होने के विद इन 100 डेज, हम पूरी कंट्री में जितनी पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज है, मतलब लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो ये इनका प्रपोजल था। अब फेज 1 और फेज 2 में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि 3 मेजर आर्टिकल्स, 3 मेन आर्टिकल्स, मेजर आर्टिकल्स, जो टेन्योर से रिलेटेड है, जो इलेक्टोरल रोल्स मतलब वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड है,
उसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और अमेंडमेंट के थ्रू लगभग 12 नए सब क्लॉजेस ऐड करने पड़ेंगे। अभी हम सब क्लॉजेस भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे यहां 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो 3 अलग अलग लॉज हैं, आपको उनमें भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो टेन्योर से रिलेटेड है, जो वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड है, इसके साथ साथ 3 लॉज जो यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज से रिलेटेड है, उन सब में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अब ये क्या अमेंडमेंट होने वाला है? तो सबसे पहले एक नया आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना पड़ेगा, आर्टिकल 82A। आर्टिकल 82A में 2 सब क्लॉजेज होंगे, 82A1 और 82A2। अब आर्टिकल 82A1 क्या कहता है? इट विल स्टेट दैट ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर अ जनरल इलेक्शन, द प्रेसिडेंट विल इशू अ नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग आर्टिकल 82A इनटू इफेक्ट। तो मतलब जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाएंगे, लोकसभा के इलेक्शंस होने के बाद जो नई लोकसभा की पहली सिटिंग होगी, उस सिटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आर्टिकल 82A को इन्फोर्स करवाया जाएगा, इंप्लीमेंट कराया जाएगा। और जिस डेट को आर्टिकल 82A इन्फोर्स कराया जाएगा उसको कहा जाएगा अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट। तो सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस होने दीजिए। लोकसभा के इलेक्शंस जब हो जाएंगे, उसके बाद नई लोकसभा की जो पहली सिटिंग होगी, पहली मीटिंग होगी, उस पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जिस नोटिफिकेशन में वो आर्टिकल 82A को इन्फोर्स करवाएंगे। और वो तारीख, वो डेट, जिस डेट को आर्टिकल 82A इन्फोर्स कराया जाएगा, उसको कहा जाएगा अपॉइंटेड डेट। अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है और ये क्यों जरूरी है? इस अपॉइंटेड डेट के बाद जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट की जाएगी, वो इस लोकसभा की डिसोल्यूशन की जो डेट होगी, उसी डेट को डिसॉल्व हो जाएगी। सो दैट मींस इस अपॉइंटेड डेट को इस तरीके से सेट किया जाएगा कि इसके बाद जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट की जा रही हैं, वो लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ ही डिसॉल्व हो जाएं, जिससे आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवा पाए। 82A2 will state that all the legislative assemblies constituted in any general election after the appointed date shall come to an end on the expiry of the full term of House of the People। तो अपॉइंटेड डेट इस वजह से जरूरी है क्योंकि इस अपॉइंटेड डेट के बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट की जाएंगी, वो अपना कंप्लीट 5 ईयर टर्म पूरा नहीं कर पाएंगी। वो केवल लोकसभा जब डिसॉल्व होगी तभी तक फंक्शन करेंगी, और जिस दिन लोकसभा डिसॉल्व होगी उसके साथ वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, जिससे आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवा पाए। इसीलिए ये अपॉइंटेड डेट जरूरी है, और ये अपॉइंटेड डेट आर्टिकल 82A के थ्रू डिसाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 83 और आर्टिकल 172, ये दोनों आर्टिकल टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनसे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 83 लोकसभा के टर्म से रिलेटेड है और आर्टिकल 172 विधानसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके टेन्योर से रिलेटेड है। अब इनमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा। अमेंडमेंट होगा क्या? अगर हंग असेंबली होती है, हंग हाउस, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता, या फिर डिफेक्शन की वजह से गवर्नमेंट गिर जाती है और फ्रेश इलेक्शन आपको करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है, ये सब वो केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाई है और आपको नई लोकसभा या नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करनी पड़ रही है। तो वो हंग पार्लियामेंट का सीन भी हो सकता है, या फिर डिफेक्शन की वजह से गवर्नमेंट गिर सकती है, या हो सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। इन सभी सिचुएशन में गवर्नमेंट गिर जाती है और आपको नई लोकसभा या नई लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है। ऐसे केस में
जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली या नई लोकसभा चुनकर आएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी, वो सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए आएगी। मतलब यह है कि अगर किसी स्टेट में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अपने 2 साल पूरे करने के बाद डिसॉल्व हो गई, सरकार अपने 2 साल पूरे करने के बाद गिर गई और आपको नई लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाना पड़ रहा है, तो ये नई लेजिस्लेटिव असेंबली या नई गवर्नमेंट जो बनेगी ये 5 साल के लिए नहीं बनेगी, ये सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए बनेगी, जिससे ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बना रहे। अदरवाइज वो सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है। जैसे हमने देखा 1970 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई और आपको 5th लोकसभा के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़े, लेकिन स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज फंक्शन कर रही थी उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, और क्योंकि उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे इसी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो साइकिल थी वो ब्रेक हो गई। अगेन 1975 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी की वजह से टेन्योर एक्सटेंड किया गया, तो फिर से वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ पाया। तो वो सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, इस वजह से जरूरी है कि अगर कभी बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, अगर कभी कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल पूरे होने से पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो नई लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्ट की जाएगी वो 5 साल के लिए नहीं होगी, वो पिछली वाली लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिमेनिंग टेन्योर था, अनएक्सपायर्ड टर्म, केवल उसी के लिए इलेक्ट की जाएगी, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। इस तरीके से आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस में जो सिंक्रोनाइजेशन है उसे मेंटेन रख सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 324A, आर्टिकल नंबर 324A पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ कंडक्ट करवाए जा सके, इस वजह से इंसर्ट किया जाएगा। सो रिलेटिंग टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, तो हमने देखा कि भाई ना केवल लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवाने हैं, बल्कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी इनके साथ ही कंडक्ट करवाने, और उसी सिंक्रोनाइजेशन के लिए आर्टिकल 324A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लस एक सिंगल वोटिंग लिस्ट भी तैयार करनी है तीनों लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए साइमल्टेनियसली। इसीलिए सिंगल इलेक्टोरल रोल को तैयार करने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 325 जो वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड है, वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड है, आपको उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए नई वोटिंग लिस्ट तैयार कर सके। तो वो नई वोटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए 325 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट ये अमेंडमेंट इतने इजी नहीं होने वाले, वो इस वजह से क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 324A की, तो आर्टिकल नंबर 324A पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड है, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दैट इज लोकल बॉडीज, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आपको स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट मींस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनसे आपको ये अमेंडमेंट पास कराने पड़ेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी। So as it includes amending state subjects, local government 7th schedule, part 9, part 9A of the Constitution of India, ratification by states is required under 368(2). तो आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, आप पार्ट 9, पार्ट 9A उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपको उनसे इसे पास कराना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। हालांकि ज्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बात करता हूं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनके लिए उन स्टेट्स में इस बिल को रेटिफाई करवाना कंपैरेटिवली इजी होगा। बट अगर स्टेट में जो गवर्नमेंट्स फंक्शन कर रही हैं, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, अगर उनके साथ भी कंसेंसस बिल्ड नहीं किया जाएगा तो आपको ऑपोजिशन जरूर देखने को मिलेगा। और यहीं पर लाए करते हैं इसके चैलेंजेस। तो सबसे पहले तो हमने देखा कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं है, स्टेट से रेटिफाई भी करवाना है। दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स है जिनको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज,
इट इज इजी टू से कि आप लोकसभा, विधानसभा इनके साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवा लो, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी उनके इलेक्शंस इनके साथ कंडक्ट करवा लो। ये कहना आसान है, बट प्रैक्टिकली जब वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। इतने सारे पोलिंग बूथ एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ही ईवीएम मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो वो भी एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को रेडी रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल कंसेंसस, जिसके बारे में मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला जो हर्डल आएगा वो पॉलिटिकल कंसेंसस ही होगा। स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन कर रही हैं, जो स्टेट में गवर्नमेंट्स फंक्शन कर रही है, वो ये नहीं चाहेंगी कि उनको ओवरशैडो किया जाए। वो ये नहीं चाहेंगी कि वो अपना कंप्लीट 5 ईयर टर्म टेन्योर कंप्लीट ना कर पाए। और वो भी एक चैलेंज होगा कि कैसे स्टेट्स को एक साथ लेकर आया जाता है, कैसे उनमें एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है जिससे इसको स्मूथली इंप्लीमेंट किया जा सके। एंड देन ऑफ कोर्स पब्लिक अवेयरनेस, जनता को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आप जो वोट डालने जा रहे हैं वो लोकसभा के चुनाव के लिए जा रहे हैं या फिर अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए वोट डालने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं तो लोकसभा के लिए अलग वोटिंग होगी और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इलेक्ट करने के लिए अलग वोटिंग होगी। बट अगर वोटिंग एक ही दिन होगी, एक ही साथ होगी, तो कंफ्यूजन हो सकता है। और इसी वजह से आपको पब्लिक में वो अवेयरनेस भी जनरेट करनी पड़ेगी, स्पेशली बैकवर्ड रीजन्स में, रूरल बैकग्राउंड में, जहां पर शायद इलेक्शंस को लेकर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पर वो अवेयरनेस भी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उनको लेकर भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे लोकसभा के इलेक्शंस की, तो लोकसभा का चुनाव नेशनल इश्यूज के ऊपर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। जैसे डिफेंस हो गया, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई, जॉब जनरेशन हो गया, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं। वहीं जब आप बात करते हैं स्टेट इलेक्शंस की, तो वो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज उन पर लड़ा जाता है। बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो नेशनल लेवल के इश्यूज वो ओवरशैडो कर देंगे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को, और कहीं ना कहीं नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज उनको ओवरशैडो करेगी और उनकी जो रेलेवेंस है डेमोक्रेटिक सेटअप में वो रिड्यूस हो जाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी और इसी वजह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल की वॉइस, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, हर इशू इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब इलेक्शंस अलग अलग होते हैं तो अलग अलग आप इन इश्यूज को रेज कर सकते हो। स्टेट लेवल पर जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, वो लोकल लेवल के मुद्दों पर, रीजनल लेवल के मुद्दों पर, उन पर लड़े जाते हैं। बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो फिर वो मुश्किल हो सकता है। प्लस अकाउंटेबिलिटी, अभी एक ही स्टेट में 5 साल में 2 बार इलेक्शन हो रहे, एक बार लोकसभा के लिए, दूसरी बार विधानसभा के लिए, तो 2-2 बार पॉलिटिकल क्लास की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। उनको पब्लिक में जाना पड़ता है, बताना पड़ता है उन्होंने क्या किया है। अगर वो इलेक्ट हो जाएंगे तो उनका विजन क्या है, तो वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है और मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। बट अगर 5 साल में एक ही बार साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो आप 5 साल में एक ही बार वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवा पाएंगे और उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सो रीजनल इश्यूज ओवरशैडो हो जाएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन माइट लीड टू national issues dominating the discourse, potentially sidelining state specific concerns. इसके साथ साथ impact on regional parties. The proposed system might give national political parties a significant advantage over regional parties. This could alter the political landscape, potentially weakening the federal structure and reducing the diversity of political representation. तो फेडरल स्ट्रक्चर भी वीकन होगा, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में वीक हो जाएंगी। तो क्या वो रिस्क लेना चाहिए, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फेडरलिज्म और अकाउंटेबिलिटी, जिनके बारे में अभी मैंने बात की, वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है।
तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वो इंश्योर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. फिक्स्ड टर्म्स माइट प्रोवाइड अनवारंटेड स्टेबिलिटी विदाउट रेगुलर परफॉर्मेंस स्क्रूटनी. जितनी बार इलेक्शंस होता है उतनी बार पॉलिटिकल क्लास आपके सामने आती है, जवाब देती है, बताती है उसने क्या किया है या उसका क्या विजन है. अगर 2 बार इलेक्शन होंगे तो 2 बार वो अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाएंगे जनता के सामने. बट 1 बार इलेक्शन होगा 5 साल में तो फिर एक ही बार वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी. उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. एंड देन द प्रपोज्ड सिस्टम माइट रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसॉल्व असेंबलीज. किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रही है, प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है, तो अभी आप वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन आ गए तो फिर इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रोविजन रहेंगे बट उनको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. और जो फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नेंस है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होने लग जाएगी. तो इन सब चीजों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कॉज ऑफ कंसर्न है. बट जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है फाइनेंशियल फिस्कल एडवांटेज. जैसा मैं आपको बता रहा था, लोकसभा के इलेक्शंस कराने के लिए कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं तो लगभग 4,500 करोड़ रुपीस आप सेव कर पाएंगे. ये आपकी कॉस्ट सेविंग है. लगभग 4,500 करोड़ रुपए आप सेव कर पाएंगे. इसी सेविंग को आप अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ वोटर टर्नआउट भी इंप्रूव होगा. 60% तक आप वोटर टर्नआउट देखने को मिल सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है. क्योंकि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो एक इंडिफरेंस आ जाता है. वोटर्स भी बार बार वोटिंग करने नहीं जाना चाहते, वो लेथार्जिक हो जाते हैं. अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा तो वो इंथुजियाज्म जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन का वो बना रहेगा. और इसके साथ साथ 15% तक हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है. दीज आर ओनली एस्टिमेट्स. तो अलग अलग रिपोर्ट्स में एस्टिमेट्स दिए गए कि 15% तक जीडीपी इंप्रूव हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. ऐसा इस वजह से क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू नहीं होगा. और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू नहीं होगा तो डेवलपमेंटल प्लान्स, डेवलपमेंटल पॉलिसीज वो सफर नहीं करेंगी. क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो होती है. आज आप एक पॉलिसी लेकर आने वाले थे लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया. अब अगले 3 महीने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू रहेगा. तो मतलब ये पॉलिसी 3 महीने बाद लाई जा सकती है. तो 3 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो हमने मिस कर दी. और इसीलिए कहा जा रहा है कि 15% तक जीडीपी में इंक्रीज भी आपको देखने को मिल सकता है. दीज आर गोइंग टू बी द बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या हैं. इंडिया में पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे. क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं, हाई लेवल कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया. आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आई होगी. वीडियो में मजा आया हो, पसंद आ गई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, जिससे वो भी समझ पाए साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं और कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को पॉसिबल बनाया जा सकता है. और अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया था, मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकते हैं. चलिए, आई शैल सी यू इन अनदर वीडियो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.